हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन को पढ़ना शुरू करेंगे। इस मैगजीन में वर्ष भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये सेशंस आपकी आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। मेरा भी प्रयास रहेगा कि इस मैगजीन को आने वाले 6-7 दिनों में पूरा करा दिया जाए। आपको यदि अभी तक दृष्टि की PDF नहीं मिली है तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। ये इंडेक्स जारी किया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा, FSSAI के द्वारा। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में 7 जून को जारी किया गया था। 7 जून को किस अवसर पर? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। और इसी दिन वर्ष 2019 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है। और 2020-21 का जो सूचकांक है अपने क्रम का कौन से नंबर का सूचकांक है? तीसरे नंबर का सूचकांक है। मेरे साथ ही आप प्रयास करेंगे कि आप इसे याद करते जाएं। समय ज़्यादा नहीं बचा है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो आपको प्रयास करना है कि आप यहीं पे याद कर लें। ठीक है। अब बात करते हैं जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें इस सूचकांक में किस प्रकार से रैंकिंग दी गई है। तो इन्हें 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहले सबसे बड़े राज्यों को रैंकिंग दी गई है, फिर छोटे राज्यों को, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। तो सबसे बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे नंबर पर है केरल, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। वहीं छोटे राज्यों में देखें तो गोवा पहले नंबर पर है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है। संघ शासित राज्य क्षेत्रों में जो टॉप 3 आपके संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली। ठीक है। तो ये आपकी टॉप यूटीज हो गई। छोटे राज्यों में आपने देख लिया गोवा है, मेघालय है, मणिपुर है। और बड़े राज्यों में आपने देख लिया गुजरात, केरल और तमिलनाडु है। ठीक है। गुजरात की अगर बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में सभी छोटे बड़े और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला दें तो उसमें किसने टॉप किया है? गुजरात ने टॉप किया है। क्लियर। उत्तर प्रदेश को इस रैंकिंग में कौन से नंबर पर रखा गया है? तो बड़े राज्यों में इसे 5वें नंबर पर रखा गया है। इसका जो प्राप्तांक है, जो अंक है, वो कितना है? 59 है, 59 है। क्लियर हो गया, याद रहेगा। अब बात करते हैं सूचकांक में अंतिम स्थान किसे मिला है। तो छोटे राज्यों में अंतिम स्थान मिला है मिजोरम को। ठीक है। और बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किसे मिला है? बिहार को मिला है। वहीं यूटीज को, यूनियन टेरिटरीज में या संघ शासित क्षेत्रों में अंतिम स्थान किसे मिला है? लक्षद्वीप को मिला है। तो क्लियर हो गया, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रेल कौशल विकास योजना के बारे में। ये कौशल विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। किसने इस योजना को, विकास योजना को शुरू किया? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ये कौन है? रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है और इन्हीं के द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, इस योजना को किसके तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है? तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में। कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इतना ही महत्वपूर्ण है, बाकी सब छोड़ दीजिए। आगे देखें, ये 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल इसमें होगा, यानी 100 घंटे की इसमें ट्रेनिंग शामिल है। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? रेल कौशल विकास योजना की। इसके बाद आप नोट करेंगे ये जो प्रशिक्षण है पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। ठीक है। प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवार की पात्रता रखी गई है, आयु वर्ग को शामिल किया गया। वो आयु वर्ग कितना है? 18 से 35 वर्ग का आयु वर्ग है और कम से कम वो 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है। उनके प्राप्तांकों के आधार पर जो नंबर मैट्रिक में मिले होंगे उसी आधार पर उनका चुनाव किया जाएगा और उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। नोडल एजेंसी परीक्षा में पूछी गई है, तो नोट करेंगे कौन है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। और यूपी के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूपी की ही नोडल एजेंसी है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ये जो है इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। आगे बात करते हैं भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, NCRB के द्वारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ठीक है। भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट का जो पहला संस्करण है वो 1953 में प्रस्तुत किया गया था और इसी क्रम में जो नवीनतम रिपोर्ट है वो हाल में जारी की गई है।
कौन सा संस्करण है इस वर्ष जो जारी की गई है भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 का, तो 68वां संस्करण है। अभी हमने पढ़ा 1953 में पहली बार इसको जारी किया गया था। ठीक है, इस रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष जो है वो कितना है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। इसी के समय में जो अपराध हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर संदर्भ के रूप में लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं संज्ञेय अपराध के, आईपीसी के तहत जो रजिस्टर किए गए अपराध हैं उनके, तो सबके नंबर याद कर पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहें तो याद रखेंगे। जो संज्ञेय अपराध हैं, कॉग्निजेबल क्राइम्स हैं, वो कितने हैं, 68,01,285। केवल 68 लाख भी आपको रफली याद रहेगा तो भी आपका काम चलेगा। महत्वपूर्ण क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपके लिए, ये दोनों। इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 28% की वृद्धि देखी गई है। तो इसको करिए टिक और इसको अभी यहीं पे याद कर लीजिए। समय कम है, आपको जीएस भी पढ़ना है, तो मेरे साथ ही आप बोल बोल कर याद करते जाएंगे। भले वीडियो को पॉज कर दिया करिए और 2-3 बार उसको अपने मन में रिवाइज करिए ताकि इसी समय आपको याद होता जाए। वर्ष 2020 में कुल 50,035 मामले साइबर अपराध के दर्ज किए गए हैं, जो कि दर्शाता है कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत हुए हैं। तो यानी साइबर क्राइम्स में कितनी बढ़ोतरी है, 11.8 की, और टोटल जो आपके अपराध हैं उनके पंजीकरण में कितना परसेंटेज का बढ़ोतरी हुई है, 28% की। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। कौन जारी करता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो ये जारी करता है टाटा ट्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में ही जारी किया गया था। इस वर्ष 2020 का जो संस्करण है ये दूसरा है। सिंपल सी बात है, जब 2019 में पहला था तो 2020 का आपका द्वितीय संस्करण है। इसमें 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों को अलग रैंकिंग दी गई है और उससे छोटे राज्यों को अलग रैंकिंग दी गई है। तो जो बड़े और मध्यम आकार के राज्य हैं, यानी जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, उन राज्यों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र ने टॉप किया, यानी कि यहाँ पर स्थिति अच्छी है। यहाँ पर जो अपराध के मामले हैं उनका निपटान पुलिस के द्वारा सही समय पर किया गया है। तो अपराध के निपटान के मामले में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। अंतिम स्थान किसे मिला है, अंतिम और 18वां स्थान, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, सबसे खराब स्थिति अपराध को निपटाने में उत्तर प्रदेश राज्य की है। ये आपको याद रहेगा क्योंकि बखूबी भी आप उत्तर प्रदेश के अगर रहने वाले हैं तो इस बात से आप परिचित होंगे। ठीक है, तो इसमें अंतिम स्थान किसे मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर त्रिपुरा को रखा गया है, याद रहेगा। ठीक है, कुल मिला के 7 छोटे राज्यों को रैंकिंग दी गई है जिसमें त्रिपुरा को रखा गया है, यानी त्रिपुरा पहले स्थान का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो अपराध है उनका निपटान पुलिस के द्वारा सही तरीके से किया जाता है और बड़े राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ये जो लिखा हुआ है ये सब महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से मेरे साथ सुनना है आपको। ठीक है, सार्वभौम स्वच्छता कवरेज यानी सार्वभौम यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के 2 उप मिशन हैं। कौन कौन से, एक है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ठीक है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला है, ठीक है, रूरल वाला है, उसे कौन सा मिनिस्ट्री चलाती है, तो आपका उत्तर होगा जल शक्ति मंत्रालय उसे चलाता है। लेकिन जो आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, अर्बन है, उसे कौन चलाता है, उसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो आपका उत्तर होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये बेहद ध्यान देने योग्य बात है कि जो नोडल एजेंसी है स्वच्छ भारत मिशन रूरल की वो जल शक्ति मंत्रालय है, जबकि अर्बन की कौन है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। इतना क्लियर हो गया। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों ने अपने को खुले में शौच मुक्त यानी जिसे बोलते ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था। कितने ने बताया है, यहाँ पर बताया गया है 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के बाद। ठीक है, सभी गांवों ने, तो भारत ODF फ्री हो चुका है, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी ये चर्चा में क्यों है, अगर 2014 का ये कार्यक्रम है, इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ है। कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, रूरल का द्वितीय फेज यानी 2.0 अभी शुरू हुआ है। अब ODF से हमें प्रवेश करना है ODF प्लस में। ठीक है,
9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 यानी 2.0 का इसको शुरुआत की गई। पहला चरण कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। नोडल एजेंसी हमने बताया जल शक्ति मंत्रालय है, तो उसी का एक डिपार्टमेंट है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जो कि ODF प्लस की जो गतिविधियां हैं, जो काम है, उनमें तेजी लाने का काम करेगा। क्लियर हो गया? उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 एवं 19 में संचालित किया गया था। तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के कितने जिलों को आच्छादित किया गया है? 698 जिलों को। ठीक है, गांवों की बात करें तो 17,475 गांवों को। नंबर याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए, हालांकि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2.0 की बात कर रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की। नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स पर आधारित है, ये कौन कौन से एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कोई गाँव ODF से ODF प्लस में ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। तो ठोस, तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन किया जाएगा। ठीक है, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं की जाएंगी, यानी सीवेज का ट्रीटमेंट हो। ठीक है, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट हो, इसके लिए काम किया जाएगा। साथ में प्लास्टिक वेस्ट के और जो आपका सॉलिड लिक्विड वेस्ट है उसका भी आकलन किया जाएगा। इसके साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता होती है, उस पर भी काम किया जाएगा। उससे जो अपशिष्ट निकलता है, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, कई महिलाएं कपड़ा यूज़ करती हैं, तो उसका किस तरीके से निपटान हो, इन सभी व्यवस्थाओं को इसके अंतर्गत देखा जाएगा। तो ये तीनों मानक आप याद रखेंगे, हो सकता है परीक्षा में पूछे जाए। खासकर ये वाला मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं स्वच्छ आइकन स्थल। 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रूरल की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, ठीक है, पहल के चरण 4 के अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थल के चयन की घोषणा की गई। ठीक है, कौन सी पहल है? पहल है आपकी स्वच्छ आइकन पहल। ठीक है, इस पहल का नाम क्या है? स्वच्छ आइकॉनिक स्थल। चरण 4 है इस पहल का, और इसके अंतर्गत किस मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है? 12 स्थलों की। तो आपका उत्तर होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कौन कौन से स्थल हैं एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश का कुंभलगढ़ किला, राजस्थान का जैसलमेर किला, राजस्थान का आपका रामदेवरा, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना का गोलकुंडा का किला, ठीक है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, फिर चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जम्मू कश्मीर की डल झील। और डल झील से संबंधित एक करंट अफेयर याद आ गया, अभी हाल में ही SBI ने डल झील में फ्लोटिंग ATM का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश का बांके बिहारी मंदिर शामिल है, उत्तर प्रदेश का आगरा का किला, पश्चिम बंगाल का काली घाट मंदिर। तो प्रयास करिएगा कि ज़्यादातर याद रहे, खासकर उत्तर प्रदेश के दोनों क्षेत्रों को याद रखेंगे। एक तो मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, दूसरा आपका आगरा का किला। ठीक है, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित, यानी जो आइकॉनिक धरोहर है, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों यानी डेस्टिनेशन के रूप में परिवर्तित करना, उनको रूपांतरित करना। ये अपना जो अभियान है दूसरा सुजलाम अभियान, इसको लगा लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 100% किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। हो सकता है UP PCS में पूछा जाए या लोअर PCS में, या जो 5 दिसंबर को आपको RO ARO की एग्जाम की परीक्षा होनी है उसमें भी इसको पूछा जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंग के रूप में, भाग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान को, कैंपेन को शुरू किया गया है। ODF स्थायित्व यानी ODF स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी, गंदला जल प्रबंधन यानी ग्रे वाटर मैनेजमेंट हेतु 100 दिवसीय कार्यक्रम है। तो कितने दिवस का कार्यक्रम है? आपका उत्तर होगा 100 दिवसीय कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब ये क्षेत्र याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखेंगे कि ये 100 दिन का कार्यक्रम है, जैसे शुरू किया गया है किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस दिन? 25 अगस्त को। उद्देश्य क्या है? ODF स्थायित्व, ODF सस्टेनेबिलिटी और ग्रे वाटर मैनेजमेंट। और अगर आप देखना चाहते हैं कि किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा 10 लाख सोख्ता पिट बनाए जाएंगे, सोख पिट बनाए जाएंगे, शौचालयों की मरम्मत की जाएगी, और नए परिवारों को कैसे शौचालय की पहुंच उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, इस अभियान
देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से, जल्दी से, फास्ट से, ठीक है, रैपिड तरीके से ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित करेगा। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला जल आधिक्य शहर। जल आधिक्य को वाटर प्लस ही लिखना चाहिए था, आधिक्य नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि जल आधिक्य अलग सेंस जाता है, वाटर प्लस अलग सेंस है। बताते हैं कैसे। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया। लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त किया। वाटर प्लस कैसी कैटेगरी है, इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो इंदौर पूरा शहर है, इस शहर में जो भी सीवेज वाटर होता है जो घरों से निकलता है उसे डायरेक्ट नदियों में, नालों में नहीं मिला जाता, बल्कि क्या किया गया है, प्रत्येक घर में वहाँ की नगर पालिका के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। एक कॉलोनी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, उसके बाद जब वो पानी ट्रीट हो गया उसके बाद उसे नालों में लाया गया, और नाले आप जानते हैं नदियों से मिले होते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर नगर पालिका या सरकार पीछे रह गई वहाँ पर लोगों ने अपनी खर्ची से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। इसी कारण इंदौर का ये सपना पूरा हो पाया और वो बन गया है देश का पहला वाटर प्लस सिटी। याद रहेगा, ठीक। इसके साथ आप जानते हैं स्वच्छ शहर के मामले में ये पहले नंबर पर है, लगातार चौथी बार ये पहले नंबर पर आया है। इस बार की रैंकिंग में सूरत भी इसके साथ पहले नंबर पर है, तो ज़रूर याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई। तो कौन जारी करता है आपकी NIRF इंडिया रैंकिंग? तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण 2016 में जारी किया गया था। इसकी शुरुआत करने की घोषणा 2015 में की गई, रैंकिंग 2016 से जारी की गई थी, ठीक है। 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। इस वर्ष का जो ये संस्करण है, जो रैंकिंग है, यह इसका 6वां संस्करण है, ठीक है। पहली बार हमने पढ़ा 2016 में जारी की गई थी। इसमें कई कैटेगरी में रैंकिंग निकाली गई है। एक तो ओवरऑल श्रेणी में कैटेगराइज किया गया है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, फिर कॉलेज है, उसके बाद फिर है अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च सेंटर, और पहली बार रिसर्च सेंटर को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके साथ 7 अलग अलग विषय के आधार पर भी रैंकिंग दी गई है, तो बिल्कुल भी इन विषय के आधार पर रैंकिंग याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। याद रखेंगे ओवरऑल कैटेगरी, जो कि याद भी रहेगी, सब कुछ याद करना आसान नहीं है। सब कुछ समेटने के चक्कर में इंपॉर्टेंट छूट जाता है। फिलहाल बात करते हैं ओवरऑल यानी समग्र की सूची में किसे पहला स्थान मिला है। तो पहला स्थान मिला है मद्रास को, दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, किसको? IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। ISC बेंगलुरु को, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान मिला है। IIT दिल्ली को चौथा स्थान मिला है। 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर है, ठीक है। फिर और की रैंकिंग आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, फिर डायरेक्ट आप याद रखेंगे बनारस की रैंकिंग, ठीक है। BHU बनारस को 10वें स्थान पर रखा गया। तो टॉप 10 में भारत के 2 कॉलेजेस को या 2 विश्वविद्यालय को, IITs को स्थान मिला है। कौन कौन से को? एक तो आपका IIT कानपुर और दूसरा आपका BHU बनारस को, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। IIT कानपुर की 5 रैंक है और जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी 10वीं रैंक है। टॉप 3 आपको याद ही हो गए, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और आपका IIT बॉम्बे। क्लियर हो गया। अब बात करें हायर एजुकेशन के उत्तर प्रदेश के कितने संस्थानों को कुल मिला के जगह दी गई। सबके नाम याद रख पाना संभव नहीं है, तो कुल मिला के इनके नंबर हम काउंट कर लेते हैं। पहले नंबर पर ज़रूर याद रखेंगे, पहले नंबर पर IIT कानपुर है, फिर आपका BHU है, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फिर आपका IIT BHU है, ठीक है। ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर है, जबकि IIT BHU ये कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 4th नंबर पर है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आपका ये हो गया। तो कुल मिलाकर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर 8 संस्थानों को उत्तर प्रदेश की इस रैंकिंग में शामिल किया गया। तो नाम 8 याद रखेंगे, साथ में IIT कानपुर और BHU याद रखेंगे। आगे इसमें आपको अलग अलग विषयों में दे रखा है। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर IIT मद्रास है, दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली है।
तो याद रख सकते हैं, लेकिन विषयवार रैंकिंग याद कर पाना संभव नहीं है। आगे क्या याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं कॉलेज की श्रेणी में लगातार मिरांडा हाउस दिल्ली का पहले स्थान पर है, जबकि अनुसंधान संस्थानों में यानी रिसर्च सेंटर में पहले नंबर पर कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान है। तो केवल इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संस्थान याद रखेंगे, ओवरऑल कैटेगरी में जो टॉप पर हैं उनको आप याद रखेंगे और इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रहेगा। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग लंबा सेशन अपलोड करेंगे, लगभग 1 घंटे का। आज मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करके बताया था। फीवर आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही है, तो रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बार बार वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, पर विश्वास मानिए मेरे द्वारा इसको जल्दी से जल्दी कवर करा दिया जाएगा। मुझे भी आपकी उतनी ही चिंता है जितनी आपको है, और अगर आप लोग प्री पास करेंगे, मेरा ज़रा सा भी योगदान रहेगा, तो इससे बड़े मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो एक काम प्लीज़ आप करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी परीक्षा है, फिर भी मेरे लिए आपके लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की पहुंच सुनिश्चित हो। आशा करती हूँ आप ऐसा करेंगे। तो कल हम लोग एक लंबा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि पूरा राष्ट्रीय संस्करण हम कवर कर दें, और ऐसा किया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपके पास PDF नहीं है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त पढ़ाई करिए, मन लगा कर पढ़ाई करिए, खूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और सब लोग सफल होइए।